जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए हैं अपना फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 36 का केमिस्ट्री के पार्ट का डिस्कशन। मैं यानी संजीव वाडिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। आइए बच्चों, हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आज के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बेंजिल एल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय विच रिएक्शन। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग अगर बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हमें कैनिज़ारो रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड देता है, रीमर टीमन रिएक्शन फिनॉल देता है, कोल्बे रिएक्शन भी फिनॉल देता है, केवल कैनिज़ारो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड देता है। इसलिए ये बेंजल्डिहाइड जब कैनिज़ारो रिएक्शन यानी कंसंट्रेट अल्कली के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो इसका एक मॉलिक्यूल डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल में और दूसरा मॉलिक्यूल डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट में। अब सर हम लोग सेकेंड ऑप्शन के साथ यहां पर जाएंगे। नंबर ऑफ एक्सियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन इन sp3d2 हाइब्रिडेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये 4 x हैं और एक x ऊपर और एक x नीचे, इस तरीके से। अब जनरली हम लोग को ये लगता है कि जो हमारे बॉन्ड सेम प्लेन पर होते हैं वो इक्वेटोरियल होते हैं और जो प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 एक्सियल बॉन्ड है। बट यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपके आप जिनको इक्वेटोरियल या जिनको एक्सियल समझ रहे हो उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, और अगर सारी बॉन्ड लेंथ सेम है तो इक्वेटोरियल और एक्सियल का कोई मायने नहीं रह जाता है। इसीलिए हम लोग इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड को देखते हैं किसमें, sp3d हाइब्रिडेशन में और sp3d3 हाइब्रिडेशन में। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड 0-0 मानेंगे, 0-0 इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड मानेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, अ मेटल ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला A0.9O in which A is present in +2 state and +3 state. Find percentage of A+2 present. मान लीजिए कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये जो A के मोल हैं वो 0.9 है और ऑक्सीजन का मोल 1 है। अब A क्योंकि 2 टाइप्स है, +2 एंड +3, तो हमने मान लिया कि +2 के मोल X हैं अगर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे इसी कंपाउंड को A, देखो हमने ऊपर +2 या सेकेंड लिख दिया और यहाँ x लिख दिया। अब हमने फिर से लिखा a और ऊपर थर्ड लिख दिया और यहाँ पर 0.9 माइनस x लिख दिया, क्योंकि अगर ये x है तो ये बचा हुआ होगा, और फिर ऑक्सीजन लिख लिया। अब हम लोग अगर ऑक्सीडेशन नंबर रूल के हिसाब से जाएं तो ऑक्सीडेशन नंबर रूल के हिसाब से नीचे लिखा हुआ स्टाइक्योमेट्रिक नंबर या एटॉमिसिटी इनटू ऑक्सीडेशन नंबर अगर सारे एटम का ऐड करेंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 0 आएगा। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगाएंगे और ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगा के x का मल्टीप्लाई करेंगे +3 से और फिर ऐड करेंगे इसमें 0.9 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, और फिर ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे ऑक्साइड मानते हुए, और टोटल इसका हो जाएगा 0 बिकॉज ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने गए, देखो ये 3x हो गया, 3x हो गया, ये हमारा 3 9 27 यानी 2.7 हो गया, 2.7, और ये -3x आ गया और ये -2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये -2 को इससे सॉल्व कर लीजिए, 0.7 आ गया और ये -x उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 0.7, x इक्वल टू 0.7, यानी कि जो हमारा A +2 वाला है
उसका जो मोल है वो 0.7 है इन 0.9 टोटल मोल में। अब लेकिन मुझे तो परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज ऑफ ए अगर मैं निकालने जाऊंगा, परसेंटेज ऑफ ए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो उसके 0.9 में मोल है 0.7, तो 1 में होंगे 0.7/9, तो 100 में होंगे 0.7/0.9 इंटू 100। दैट मीन्स ये हमने डेसिमल यहां से हटाया और 7/9 या 700/9 आ जाएगा। अब 700/9 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 700/9 क्या आएगा? 700/9 हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। 700 डिवाइडेड बाय 9, तो 77.77 आ रहा। दिस वन इज द 77.77%। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स? तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एक एक करके निकालेंगे। 1 मोल H2O2, तो 1 मोल H2O2 में हम लोग को ये पता है कि NaH2O2 होंगे, यानी कि Na मॉलिक्यूल होंगे। Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, और H2O2 में एक H2O2 में 2H हैं और 2O हैं, यानी कि 4 एटम यहां पर हैं, तो 4 Na एटम होंगे, 4 Na एटम होंगे। ये हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात की है। अब हम लोग ने यहां पर देखा 1 मोल N2O4, तो जब 1 मोल N2O4 लेंगे तो फिर से हम लोग लिखेंगे NaN2O4। अब एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है, टोटल एटम 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 Na एटम्स। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे सेम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसी तरीके से 1 मिली मोल ऑफ HCl एंड 0.5 मिली मोल्स ऑफ H2SO4। तो फिर से वही बात हो जाएगी, यहाँ पर 2 एटम है, क्योंकि यहाँ पे मिली मोल अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 1 इंटू 2 एटम, तो इधर आएगा 2, और ये 0.5 इंटू 2 और 6 और 7, तो ये आ गया 3.5। तो इसका हम लोग के पास इसका HCl का 2 मिलीमोल एटम आ रहा है, और यहां पर 3.5 मिलीमोल एटम आ रहा है, जो कि सेम नहीं है। इसको देखिए 11.2 सीसी ऑफ नाइट्रोजन एट STP, तो 11.2 सीसी ऑफ नाइट्रोजन को हम लोग अगर निकाल ले मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले मोल से निकाल ले, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा। तो मोल हमारे पास आ जाएगा 11.2 अपॉन 22,400 सीसी, 22,400 सीसी, यानी कि ये आ जाएगा, यहां पर अगर हम लोग ने डेसिमल इसको ऊपर कर दिया तो ये आ जाएगा 2 और 10⁻³ और 5 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर हम लोग यहाँ पर N2 को डाई एटॉमिक मान के चल रहे हैं तो इससे 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 N एटम होंगे, तो हमको मिल जाएगा 10⁻³ एटम, मोल एटम, 10⁻³ मोल एटम ऑफ N, 10⁻³ मोल N मिल जाएगा। और जब हम लोग 0.015 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग लगाएंगे मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट हमारे पास है 0.015 और मोलर मास हमको नाइट्रिक एसिड का निकालना है, तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का मोलर मास हमको निकालना है, जो होगा 30, 14 + 16 दैट मीन्स 30, तो यहां पे आ जाएगा 30, और इसमें नंबर ऑफ एटम 2 हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 2,
तो दैट मीन्स ये आ गया 0.03 अपॉन 30। इससे हमने 2 जीरो लगा दिए, तो ये 1 इंटू 10⁻³ आ गया। मोल इसका 1 इंटू 10⁻³ आ गया। इसका भी मोल 1 इंटू 10⁻³ था, यानी कि यहां पर ये वैल्यू मैच हो गई हमारी। तो 1 इंटू 10⁻³ यहां पे आ गए हैं एटम, मोल एटम। और यहां भी हमारे 1 इंटू 10⁻³ मोल नाइट्रोजन एटम आए थे। सो थर्ड ऑप्शन में बराबर हो गया। अब 22.4 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O, और 22.4 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें है 3 एटम, इसमें है 2 एटम, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी कि ये नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। सो सही आंसर हो गया हमारा थर्ड। A reaction mixture containing H2N2 ammonia has partial pressure 2 atm, 1 atm, 3 atm respectively at 725 K. If the value of Kp for the reaction N2 3H2 this is 2NH3 is this, in which direction the net। तो अब ये Q रिएक्शन कोशिएंट Q और K के बीच के रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि अगर Q ज्यादा होगा K से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और Q कम होगा K से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो हम लोग पहले Q निकाल लेते हैं। रिएक्शन हमको दी गई है N2 प्लस 3H2 दिस गिव्स 2NH3, और मुझे जो प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिए गए हैं पार्शियल प्रेशर, H2 का 2 atm दिया गया। ये थोड़ा सा आगे पीछे करके एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की है। और N2 का 1 atm दिया गया, और अमोनिया का 3 atm दिया गया। तो आप इसका QP निकालिए। तो QP हो जाएगा NH3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3, N2 की पावर 1 यानी कि 1, और 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो अब ये मिल जाएगा हमको 9, और यहां पे हमको मिल जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9/8 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो यहाँ 10⁻⁻5 से बहुत ज्यादा है। सो हमारा QP बड़ा आएगा KP से, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और हमारा 50th का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following does not show coordination isomerism? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की जनरल पहचान होती है कि कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। जब सारे कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स आयन हो तो फिर बेसिकली शर्त होती है कि कैटायन कॉम्प्लेक्स की मेटल और एनायन कॉम्प्लेक्स की मेटल अलग अलग होनी चाहिए, और कैटायन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर और एनायन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, लेकिन लिगेंड अलग अलग होने चाहिए। ये बेसिक शर्त होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करने की। अब यहाँ कॉपर और प्लेटिनम अलग अलग हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अलग अलग लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देगा। आयरन प्लेटिनम अलग अलग मेटल है, लिगेंड अलग अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ये देगा। मेटल अलग अलग है, लीगेंड अलग अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, देगा। मेटल सेम है, नहीं देगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लीगेंड इधर और इधर ले जाएंगे तो आपका चार्ज बैलेंस नहीं बन पाएगा, और अगर चार्ज बैलेंस किसी कॉम्प्लेक्स में बन भी गया तो स्टेबल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होने की वजह से। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 ml 0.2 m acetic acid are added to 500 ml 0.2 molar acetic acid are added to 500 ml 0.3 molar sodium acetate, यानी कि वीक एसिड
और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यानी बन जाएगा हमारा बफर। और मुझे निकालना है बफर का पीएच, एसिडिक बफर का पीएच निकालना। तो एसिडिक बफर का पीएच निकालने के लिए मुझे इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का एक्टिव मास, सॉल्ट अपॉन एसिड का एक्टिव मास। तो अब यहां पर हम लोग ले जाएंगे पीएच, पी के ए देखिए मुझे कितना दिया गया है, पी के ए की जगह के ए दिया गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस लॉग के ए, यानी कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 और प्लस सॉल्ट का मोलैरिटी दिया है और साथ में वॉल्यूम भी दिया। वैसे तो वॉल्यूम सेम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वॉल्यूम डिफरेंट दिया होता तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते लॉग सॉल्ट का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.3 इंटू 500 अपॉन एसिड का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम अलग अलग होते तो इनके मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट आता, लेकिन ये वॉल्यूम सेम है, क्योंकि बेसिकली इसमें निकाला ऐसे जाएगा कि पहले इसके मिलीमोल निकालेंगे, फिर इसके मिलीमोल निकालेंगे, और मिलीमोल निकालने के बाद फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम हो गया 1000, टोटल वॉल्यूम हो गया 1000, फिर मिलीमोल को 1000 से डिवाइड करेंगे तब मोलैरिटी बनेगी। तो फिर हम लोग जब यहाँ पे मिलीमोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके अपॉन 1000, मिलीमोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके अपॉन 1000, 1000 से 1000 कैंसिल ही हो जाना है, इस वजह से हमने उसको लेंदी नहीं किया और डायरेक्ट ये स्टेप उठाया है। अब यहाँ पर हम लोग का सॉल्व करेंगे, ये 500 से 500 कैंसिल, ये लॉग 1.5 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस लॉग 1.5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 log 10, 5 log 10 और ये हो जाएगा प्लस log 1.5। अब log 1.5 प्लस का log 1.5 माइनस से कैंसिल हो जाएगा और log 10 बराबर 1 हो जाएगा। तो pH इक्वल टू आ जाएगा 5। सो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से आज जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, दो मॉलिक्यूल मुझे दिए गए हैं और इनमें मुझे डायपोल मोमेंट एक का x डेवाई है और दूसरे का y डेवाई है, और मुझे कंपेयर करना कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो देखिए ये जो पहला मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये रेजोनेंस में लोन पेयर शामिल होगा और ये माइनस बनेगा यहाँ पे और ये प्लस बनेगा, तो एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कोई भी वैल्यू आई, मान लो x डेवाई आ गया, एक इसका डायपोल मोमेंट आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दो बड़े CH3 ग्रुप है और ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रेजोनेंस करेंगे, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा N मॉलिक्यूल है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव आना था और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन था वो नहीं होगा और इस पे माइनस होगा और यहीं पे प्लस होगा, चार्ज सेपरेशन कम होगा और यहाँ चार्ज सेपरेशन ज्यादा था। तो जब चार्ज सेपरेशन ज्यादा था तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा था, यहाँ चार्ज सेपरेशन कम है तो डायपोल मोमेंट भी कम है, इसलिए x से ज्यादा होगा y से, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। इफ द रेट इक्वेशन रेट के a की पावर x और b की पावर y, x और y इंडिकेट करते हैं, x और y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो ये बताता है कि कंसंट्रेशन चेंज से कितना रेट चेंज होगा। हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B सही। कोफिशिएंट ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली इन बैलेंस रिएक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है, ये x और y बैलेंसिंग नंबर के बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। मोलिकुलरिटी ऑफ द बैलेंस रिएक्शन नहीं, जैसा कि बताया मॉलिकुलरिटी ऑफ द बैलेंस रिएक्शन स्टाइक्योमेट्रिक का सम होता है
बैलेंसिंग नंबर का सम होता है, ये बैलेंसिंग नंबर के बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते, तो ऐसा नहीं होगा, नन ऑफ दिस, कोई सेंस नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू निकालना है, चलिए आइए निकालते हैं। देखिए यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सबसे पहले हमने NiCN होल 4 2- लिया और इसमें Ni की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। तो जब हम लोग ने Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे 1s2 से स्टार्ट करोगे और लास्ट में आपको मिल जाएगा 3d8 मिल जाएगा Ni2+ में। अब 3d8 इसके आगे 4s और वगैरह वगैरह। अब ये जो 3d8 है बेटा, इसको अगर हम लोग देखें पहले साइनों का नेचर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इसको पेयर्ड कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आया, तो म्यू भी 0 आएगा। सबसे कम फर्स्ट का ही होगा। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, तो फर्स्ट का सबसे कम, यहाँ फर्स्ट का सबसे ज्यादा, यहाँ थर्ड का सबसे कम है, यहाँ फोर्थ का सबसे कम है, यहाँ फर्स्ट का सबसे कम है, इसलिए इसी से ऑप्शन खुल गया, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप बाकी का निकालना चाहते हैं तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। अब MnCN होल 4 2- आया, MnCN होल 4 2- यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 जब होगी तो लास्ट में 3d5 आएगा। अब 3d5 की फिलिंग देखिए कैसे है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये स्पेस खाली हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर हो जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तक पेयरिंग की नीड नहीं होती कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4 से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर n बराबर 3 है और म्यू बराबर 3.8 है। अब हम लोग ले लेते हैं CrNH3 6+3। अब Cr में यहाँ पे +3 है और लास्ट में 3d3 है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होता। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा MnCN होल 4 2- में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए थे और क्रोमियम 3d3 में भी हमारे पास n बराबर 3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा थर्ड और सेकंड लगभग बराबर आ रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है यहाँ MnCN होल 6 होना चाहिए, वैसे भी Mn साइनों के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कुछ मिसप्रिंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग Mn का 2+ में मान लेते ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उस समय ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पेयर्ड हो जाता, तब हमारा n बराबर 1 बचता और म्यू बराबर होता 1.7 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल नहीं, सॉरी, स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जा रहा है, जिससे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जा रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चले जाएं तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा, तब हमारा फर्स्ट से ज्यादा सेकंड हो जाएगा और फिर सेकंड से ज्यादा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि n बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। और उसके बाद COF6 के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे CO की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो CO में 3d6 आएगा कोबाल्ट 3+ में। और क्योंकि लिगेंड वीक फील्ड है फ्लोरीन, तो अब हम लोग को जब हम लोग यहाँ पर फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और n बराबर 4 आ जाएगा।
इस तरीके से सेकंड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 दिया तो मेरे हिसाब से ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, बोनस क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दी हुई है 2HI, दिस गिव्स H2 plus I2 is 209.5 किलो जूल। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी नोट कर लें, 209.5 दी गई है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल दी गई है, और टेम्परेचर दिया गया है 581 के। और कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा x है, और हम लोग अगर आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर होता है उसे हम लोग दिखाते हैं x इक्वल टू EA की पावर माइनस EA अपॉन RT। जैसे हम लोग ये लेते हैं ना K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, तो ये क्या है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या आर्हेनियस कांस्टेंट है। और ये क्या है हमारा, ये E के साथ EA अपॉन RT, ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका जो है एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, और ये हमारे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये वो मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करके निकालना है। तो हम लोग ने x बराबर E माइनस EA अपॉन RT कर लिया। अब हम लोग ने यहाँ पे लॉग बेस E ले लिया, लॉग बेस E इक्वल टू लॉग बेस E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये पीछे आ गया यहाँ पे, तो मेरे पास लॉग बेस E यानी कि ln x। अब यहाँ पे लॉग बेस EX इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख लेंगे माइनस EA अपॉन RT लॉग बेस E, ये आ जाएगा। लॉग बेस E 1 होता है, तो अब मुझे मिल जाएगा, इसको अगर हम लॉग बेस 10 में बदल लें तो मुझे मिल जाएगा लॉग बेस 10x इक्वल टू माइनस EA की वैल्यू रखो 209.5 किलो जूल से जूल रख लो, इंटू 10 टू द पावर 3 जूल रख लिया, और साथ में हमने ले लिया है R 8.314 जूल, T हम लोग ने ले लिया है 581, और यहां से हम लोग ने लॉग बेस 10 किया था तो 2.303 ले आए। अब इसको हमने बच्चा सॉल्व किया तो देखो क्या आता है। सॉल्व करने पर आ जाएगा 209.5 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 581 डिवाइडेड बाय 2.303 और मल्टीप्लाई बाय 1000, 18.83 आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया माइनस 18.83। अब इसका लॉगरिथम लेंगे, सॉरी एंटी लॉग लेंगे इसका, तो एंटी लॉग लेने के लिए गए तो x इक्वल टू एंटी लॉग या लॉग इनवर्स माइनस 18.83, इसको हमने बदला पॉजिटिव नंबर में, तो मेरे पास आ गया लॉग इनवर्स 19.17, तो ये आ जाएगा x बराबर 10 की पावर माइनस 19। अब इसमें ये लगभग आ जाएगा 1.5 के आसपास, लॉग 1.5 1.7 होता है, 1.5 या 1.4, तो 1.462 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन एक आ गया हमारे सामने, फेरिक में थायोसाइनेट आयन मिलाया है। तो जब फेरिक में थायोसाइनेट आयन मिलाया हम लोग ने, तो फेरिक में थायोसाइनेट आयन मिलाने पर
हमको फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर मिला। अब वो कह रहा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रेड कलर इंटेंसिटी नॉट चेंज व्हेन FeCl3 इज एडेड टू इन द सॉल्यूशन। ये ली चैडलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे। मान लो इसमें हमने सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड मिला दिया तो फेरिक के आयन बढ़ गए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और रेड कलर इंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी लिखा नॉट चेंज, गलत हो गया। रेड कलर इंटेंसिटी नॉट चेंज व्हेन KSCN इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन। जब आप पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाओगे तो थायोसाइनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी गलत हो गया, लिख रहा नॉट चेंज। रेड कलर इंटेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन ऑक्जेलिक एसिड इज एडेड। अगर हमने यहाँ ऑक्जेलिक एसिड ऐड किया तो ऑक्जेलिक एसिड फेरिक के साथ रिएक्शन करेगा और फेरिक ऑक्जेलेट बनाएगा। तो जब फेरिक ऑक्जेलेट बनाने लगेगा ये, तो फेरिक ऑक्जेलेट बना के या ये फेरिक को फेरस बदलेगा और ऑक्जेलिक एसिड CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये फेरिक से ओवरऑल रिएक्शन कर लेगा। तो फेरिक का नंबर घटने लगेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो रेड कलर की इंटेंसिटी कम होने लगेगी, तो डिक्रीज होने लगेगी। ये सही है थर्ड ऑप्शन। और रेड कलर इंटेंसिटी नॉट चेंज व्हेन मर्क्यूरिक क्लोराइड इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन। तो अब हम लोग जब मर्क्यूरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड हमारा थायोसाइनेट से रिएक्शन करने लगेगा और मरकरी थायोसाइनेट बनाने लगेगा, और जिसकी वजह से इंटेंसिटी फिर घटने लगेगी। तो रेड कलर इंटेंसिटी नॉट चेंज, ये बात गलत हो गई। सो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। If the value of energy of an orbit E equal to minus 78.4 kilocalorie per mole, the order of the orbit in hydrogen atom is। तो भाई अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना क्या है, हमें यानी ऑर्बिट का नंबर निकालना है। तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा E इक्वल टू माइनस R इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब R का वैल्यू आपको कौन सा याद है, उस बेस पे आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। एक तो R का वैल्यू फेमस है, E इक्वल टू माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये इसके ज्यादा नियर जा रहा है 1312 वाला, तो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया E इक्वल टू E की वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू ये किलो जूल में है, यहाँ पे हमको किलो कैलोरी दी गई है, तो एक कैलोरी इक्वल टू हो जाएगा 4.18। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 78.4 इंटू 4.18 माइनस 1312 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए चल रहा है, और n की वैल्यू हमको निकालनी है। सो मुझे n स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 1312 अपॉन 78.4 इंटू 4.18। सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करके हम लोग ने निकाला 1312 डिवाइडेड बाय 78.4 एंड डिवाइडेड बाय 4.18, 4 आ रहा पूरा। n स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो n इक्वल टू 2 आ गया, इसलिए आंसर सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग को सेकेंड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। अब वो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, वही उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट, वो सब नहीं, ये हाइपोथेटिकल बनाया गया क्वेश्चन है। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमको तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये पता है, R इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। तो फिर अगर आप यहाँ पे 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा
किलो कैलोरी को पहले आप बदलेंगे कैलोरी में, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई होगा, और 10⁻³ मल्टीप्लाई जब हो जाएगा फिर उसमें 4.18 मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल बन जाएगा, लेकिन वो जूल एक मोल का होगा। एक मोल यानी Na पार्टिकल का इतने जूल, तो एक पार्टिकल का आ जाएगा हमारा यहाँ पे E की जगह पे -78.4 इंटू 10⁻³ इंटू 4.18 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। ये जब बनाओगे एनर्जी तब यहां पर रख पाओगे 2.18 इंटू 10⁻−18। तो जो पसंद हो उसके हिसाब से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 59, एक ये रिएक्शन दी गई है और इसमें हम लोग ने 50 ml A2B3 लिया और 200 ml C2 लिया। गैसियस सिस्टम है तो जो ml है वही हम लोग वॉल्यूम को ही मोल की तरह कंसीडर कर लेंगे। तो A2B3 प्लस 5C2 this gives 3C3B2 प्लस CaA4 और इसके हम लोग ने लिए हैं 50 ml और ये 2A2B3 है और इसके लिए हम लोग ने 200 ml। अब वो कह रहा है कि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो कौन कितना बचेगा। तो अब समझिए, यहां 2 मोल लिए गए थे तो इसके 5 मोल खर्च हो रहे थे, तो अगर इसके 1 मोल लिए जाते तो इसके 2.5 मोल खर्च होते। तो अब अगर हम लोग ने इसके 1 मोल से इसके 2.5 मिलेंगे तो इसके 50 से मिलेंगे, इसके 50 से रिएक्शन करेंगे 50 इंटू 2.5 यानी 125 ml रिएक्शन करेंगे, तो बच कितने जाएंगे 75 ml। ऐसे हो जाएगा यहां पे 50 माइनस 50, 200 माइनस हमारा 125, इसके 2 मोल में से 3 मोल बनते हैं, तो फिर ऐसे भी आप लिख के कर सकते हो 2 मोल A2B3 से बनते थे 3 मोल C3B2, तो 50 मोल से बनेंगे 3/2 इंटू 50 यानी कि 25 इंटू 3 75, तो इसके सर बन जाएंगे मेरे 75 मोल और इसके 2 मोल में से इसके 1 मोल बन रहे थे तो इसके 50 मोल में से इसके 25 बन जाएंगे। इसका रह जाएगा 0, इसका बन जाएगा 75 बच जाएगा, इसके 75 बन रहे हैं तो 75 ml C2, 75 ml A2B3 नहीं C2 और 75 ml C3B2 और 25 ml CaA4, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। N2O, N2O3, NO एसिडिक करेक्टर, गलत हो गया क्योंकि N2O और NO न्यूट्रल होते हैं और N2O3 एसिडिक होता, तो कायदे से N2O और NO लगभग बराबर और N2O3 का हायर होना चाहिए था। MgO, Al2O3, SiO2, MgO मेटल ऑक्साइड है, बेसिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, SiO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक है, तो बेसिक करेक्टर कम हो रहा है यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। फेरस से ज्यादा फेरिक की आयनिक रेडियस बता दी, सेम एटम हो तो जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा रेडियस छोटी होगी, गलत हो गया। स्कैंडियम से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी यट्रियम की होती है, यट्रियम से कम लेंथेनम की होती है क्योंकि ग्रुप 3 में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा 60 का सेकंड होगा।
फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, आयनेशन एनर्जी क्या होती है किसी भी एटम के गैस स्टेट में न्यूट्रल गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है। यहां पर डायमंड सॉलिड होगा, नहीं हो सकता, ग्रेफाइट सॉलिड होगा, नहीं हो सकता, सी गैस होगा, हो सकता है, और न्यूट्रल है तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है। ये सी प्लस गैस है यानी सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात कर रहा है। A mixture of hydrogen and oxygen contain 20% by mass of hydrogen। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम में मांग रहा, तो हमने ये कहा कि W ऑफ हाइड्रोजन होगा 1 ग्राम का 20% यानी 0.2 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन होगा 1 ग्राम का 80% या 0.2 घटा दोगे तो 0.8 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, 0.8 ग्राम। अब आप मोल्स निकालिए, तो मोल्स हम लोग ने निकाला, मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारा 0.1 और यहां पर आ गया हमारा 0.25 नहीं 0.025 0.025 तो ये जुड़ गया 0.125 मोल आ गया। लेकिन हमको क्या मांगा, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.125 इंटू 6 इंटू 10⁻23। वैसे 6.02 करते हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट 6 ले लिया, तो 6 से थोड़ा सा बढ़ के आ जाएगा, 6 इंटू 0.125 तो आ जाएगा हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻, यहां पे हमारे पास 0.75 आ रहा, 0.75, तो 0.75 में हम लोग यहां से एक ले लेते हैं, तो 7.5 इंटू 10⁻22, तो 7.5 इंटू 10⁻22, 7.5 10⁻23 नहीं, क्योंकि 0.75 आ रहा सॉल्व करके। Which of the following molecule shape is having minimum number of lone pair on its central atom? चलिए निकालते हैं। ब्रोमीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो 2 लोन पेयर आए। फिर ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 7 थे अब 8 हो गए, 4 F इसके साथ यूटिलाइज हो गए, 1 2 3 4, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर BrF4 माइनस में भी, XCF5 प्लस, XC पे प्लस आ गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे 7 रह गए, तो 1 2 3 4 5 खर्च कर दिए, एक लोन पेयर बच गया, स्क्वायर पिरामिडल शेप, तो यहां पे लोन पेयर 1 आ गया, 1 लोन पेयर। I3 माइनस, I पे माइनस सेंट्रल एटम पे लगा दिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यूटिलाइज कर दिए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 लोन पेयर बच गए, तो इसके पास 3 लोन पेयर आ गए, तो लीस्ट लोन पेयर XCF5 प्लस के पास है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर डी इलेक्ट्रोनेशन। तो यहां पर देखिए O2 न्यूट्रल स्टेट में है, O2 प्लस हमारा हाई इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और O2 माइनस में लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। दूसरी बात, O2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसको निकालने के लिए मजबूर करेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा O2 माइनस। अगर माइनस और प्लस की बात की जाए तो माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना सरल होता है प्लस की तुलना में या न्यूट्रल की तुलना में। और अगर O और O2 माइनस की बात की जाए तो O में इलेक्ट्रॉन 2p में है और इसमें पाई स्टार 2p x में है। तो पाई स्टार 2p x की ये एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी ज्यादा है और जितना ज्यादा एनर्जी है यानी न्यूक्लियस से उतना दूर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान है। तो कई तरह के एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट इवापोरेशन ऑफ वाटर इन वैक्यूम। तो वाटर का इवापोरेशन करना है यानी कि वाटर को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में ले जाना। तो ये प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, चाहे अर्थ पर हो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में हो या जीरो प्रेशर पे भी हो, क्योंकि यहां पर हमको वाटर के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इवन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो तोड़ने ही हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे वाटर लिक्विड के तो ये गैसियस स्टेट में जाएगा, तो उसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या ना हो, वैक्यूम हो या अर्थ हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम होते हैं। इवन अर्थ पे तो रैंडमनेस कम होगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है गैसेस का, लेकिन वैक्यूम में रैंडमनेस और ज्यादा होगी, तो बल्कि वैक्यूम में एंट्रोपी और ज्यादा इंक्रीज होगी, तो वैक्यूम एंट्रोपी और ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसलिए दोनों ही वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। How many carbon 1 degree carbon atom will be present in simplest open chain hydrocarbon having 2 3 degree and 1 2 degree। तो चलो 3 डिग्री बनाना तो कॉर्नर पे बनाना पड़ेगा। ये हम लोग ने 3 डिग्री बना लिया, ये हम लोग ने 3 डिग्री बना लिया, ये 2 डिग्री बना लिया। तो इसमें ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 4 1 डिग्री है। तो पूछ रहा है कितने 1 डिग्री है, 4, सेकेंड ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर में फर्स्ट मेंबर होता है HCOOCH3 यानी मेथिल मेथेनोएट, ऑप्शन नंबर 3rd। When vinyl and allyl are joined each other we get। तो वेनाइल लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और एलाइल लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 जोड़ दीजिए। तो ये डबल बॉन्ड की क्या कंडीशन होती है, अगर डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड है तो ये हमारी क्यूमुलेटेड डाइन या एलीन होता है। तो ये बगल में तो अगल बगल तो है नहीं, तो क्यूमुलेटिव नहीं होगी एल्काडाइन और ना ही एलीन होगी। कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड होता है, तो डबल के बगल में सिंगल फिर सिंगल, तो ये हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन भी नहीं है। अगर इन दोनों तरीके की डाइन नहीं है तो जो बचेगा वो आइसोलेटेड डाइन होगा, तो ये आइसोलेटेड एल्काडाइन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय भारत। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 68 तक संजीव सर ने कर दिया। 69 देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। ठीक, तो जरा देखो बेटा, पहला आपका क्या है Mn+3। ठीक, तो Mn का बेटा क्या होता है 3d5 4s2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या बचा
3d5 4s2 में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा, 3d4 बचा। अब देखो बेटा आपके पास दो है T2g और बेटा EG, 4 भरोगे तो बेटा क्या भरोगे, चूंकि लो स्पिन है तो पेयरिंग कराओगे 2 1 1, ठीक है ना। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए बेटा Mn में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए, 2। अब आइए बेटा Cr+3 में 3d5 4s1, तो ये बेटा 3d3 हो गया। तो बेटा T2z में कितना होगा, 1 1 1, EG में बेटा क्या होगा, 0 0। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए, 3। अब देखो बेटा आपका क्या, Fe++, 3d6 4s2, 3d6 4s2, ठीक है ना। 3 निकालो बेटा, 3d5 3d5। अब जरा T2g भरो तो 2 2 1 हो जाएगा। EG में फिर भी बेटा क्या होंगे, 0 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हो गया, 1। और बेटा आपका क्या है, कोबाल्ट +3, 3d7 4s2, तो ये बेटा कितना बचा, 3 निकालोगे तो 3d6 होगा। तो ये T2z में बेटा कितना होगा, 2 2 2, और इसमें क्या होगा, 0 0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गया, 0। तो देखो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा किस में हुआ, Cr+3 में, फिर बेटा Mn+3 में हो गया, फिर बेटा Fe++ में हो गया, और फिर आपका CO++ में। तो देख लो बेटा ऑर्डर कौन सा है, आंसर हो गया बेटा सेकंड। और इसका बेटा 3d5 4s1 3d, ये ग्राउंड स्टेट है, 3d5 4s2, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, 4 एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड पीरियड, बोरॉन टू ऑक्सीजन, बोरॉन टू ऑक्सीजन, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सबको मालूम है बेटा नाइट्रोजन का बेटा ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा, और ऑक्सीजन का बेटा कार्बन से ज़्यादा होगा, कार्बन का बेटा बोरॉन से ज़्यादा होगा। देख लो कौन सा ऑर्डर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बोरॉन। अब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू बेटा कौन सी है, 1402, वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 1402, तो 70 का आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। अगला देखिए बेटा, एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म ए स्पीसीज ऑफ टाइप EH4+। ई कोई एलिमेंट है बेटा पी ब्लॉक का, वो EH4+, विच वेन पास थ्रू ए बेसिक सॉल्यूशन। अब इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्ले रिएजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्ले रिएजेंट। और नेस्ले रिएजेंट के बेटा किस गैस के साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, नेस्ले रिएजेंट बेटा आपका, आप सबको मालूम होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म इज, इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। और आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस बेटा कौन सी गैस बनाता है, जब K2HgI4 में, यानी नेस्ले रिएजेंट में हम लोग अमोनिया गैस पास करते हैं, बेसिक है तो बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका बेटा ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है HgOHgNH2I, इसे हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, ये आपका बेटा ब्राउन कलर का होता है। तो आंसर बेटा इसका क्या हो गया, सेकंड। एलिमेंट E है मैक्सिमम वैलेंसी, तो बेटा आपका E क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मैक्सिमम, वैसे वैलेंसी बेटा 3 होती है, मैक्सिमम को वैलेंसी बेटा 4 होती है, जबकि यहाँ 5 लिखा है तो गलत, दूसरा सही। एलिमेंट E है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिटी, बेटा 5th ग्रुप में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, क्यों, स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड करने में बहुत मुश्किल आती है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये EH3 बेटा फॉस्फीन नहीं है बेटा, अमोनिया है।
तो आंसर बेटा 71 का सेकेंड, 71 सेकेंड। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, मैचिंग है। पहला तो सबको बेटा देखने से पता चल रहा है टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक। कौन देता है बेटा टेस्ट? एलिफैटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं टॉलेंस के साथ। ये बेटा आपका क्या है? जिंक, HgHcl, क्लीमेंसन। तो ये तो बेटा डायरेक्टली सही है। ए का बेटा क्या हो गया? थर्ड। बी का बेटा क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। फिर देखो NH2 बेटा वुल्फ किचनर का मामला हो गया, और Cu डबल प्लस ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन का मामला हो गया। तो आंसर देखो ए का थर्ड, बी का सेकेंड, तो आपका देखो बेटा थर्ड ऑप्शन हो गया। सी का बेटा आपका फोर्थ हो गया, डी का बेटा फर्स्ट हो गया। अगला देखिए बेटा, एन एलिमेंट एक्स ऑफ पी ब्लॉक फॉर्म ए हाइड्राइड HX हाइड्राइड बेटा कौन बनाते हैं? सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं। फिफ्थ ग्रुप देखो, फोर्थ ग्रुप का बेटा MH4 बनाता है, XH4 बनाएगा। फिफ्थ ग्रुप का होगा तो XH3 बनाएगा। सिक्स ग्रुप का होगा तो बेटा XH2 बनाएगा, और बेटा सेवेंथ ग्रुप का होगा तो HX, विच हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ बेटा किसकी होती है सेवेंथ ग्रुप में? HI की होती है, ठीक। विल हैव द शॉर्टेस्ट कोवेलेंट, तो I बेटा लॉन्गेस्ट है तो बेटा I की जो कोवेलेंट रेडियस होगी मैक्सिमम होगी ना, और यहाँ बेटा शॉर्टेस्ट लिखा है तो ये गलत हो गया। फिर एन एलिमेंट E ऑफ अ ग्रुप 15 मतलब फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन फॉर्म ए हाइड्राइड ES3 सही है। दैट हैज ए लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसका होता है फिफ्थ ग्रुप में? PH3 का, ठीक है। होना किसका चाहिए बेटा? NH3 का, लेकिन होता क्या PH3, क्योंकि NH3 में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बेटा नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4, सही है। तो बेटा ये सेकेंड वाला में E आपका क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। तो एन एलिमेंट E ऑफ फॉर्म हाइड्राइड ES3 सही है। दैट हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ E इज 4, ठीक है ना। An element E of group 15 form a hydride EH3 that has least boiling point। least boiling point तो बेटा PH3 का होता है। maximum covalency of E is 4। देखो बेटा ये फास्फोरस है, तो देखो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा 4 होती है, लेकिन फास्फोरस तो बेटा PCl5 बनाता है, ठीक है ना। तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा 5 होती है। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा गलत है, ठीक है ना। दोनों यहां तक स्टेटमेंट सही है, गलत बेटा किसके कारण हो रहा? इसके कारण। तो देखो बेटा आपका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाली गैस कौन सी है? PH3 है, लेकिन P उसमें E क्या है? P है। P की मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा कितनी होती है? 5 होती है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? 4। यहां तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन आगे स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है। 74 टू एलिमेंट ऑफ P ब्लॉक कैन फॉर्म, देखो एक XF3 बना रहा, एक बेटा YF3 बना रहा। कैन एक्ट, ये लुइस एसिड है और ये बेटा लुइस बेस है। तो अनडाउटली लुइस एसिड है, यानी X बेटा के X बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, ठीक है ना, और Y बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ X, देखो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेने का है, तो यानी यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है आपके पास, तो यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बेटा कोई है नहीं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यहाँ बेटा 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो अनडाउटली X जो आपका लुइस एसिड है वो बेटा आपका क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस लगा लीजिए, लुइस एसिड क्या होगा? BF3, और लुइस बेस बेटा क्या होगा? NF3 हो जाएगा। फिर से देखो बेटा, XF3 कैन एक्ट एज ए लुइस एसिड, यानी उसके पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है,
YF3 में बेटा Y के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो बेटा यानी XF3 के पास बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर है नहीं, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा sp2, और YF3 के पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो बेटा sp3। तो sp2 sp3 बेटा कौन सा आंसर है? 74 का थर्ड हो गया, 74 थर्ड। अब जरा 75 देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है 75। देखो ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और बेटा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, चलो हम इस पे निकालते हैं। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना 6, नॉन बॉन्डिंग कितने 4, बॉन्डिंग बेटा कितने 4/2, कितना आया बेटा 0। तो थर्ड पे बेटा 0 है। इस पे देखो बेटा 6 माइनस बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग बेटा 4, बॉन्डिंग बेटा 4/2 हो गया, ये भी बेटा क्या हो गया 0। ठीक, इस वाले पे देखो बेटा 6 माइनस 6 और बेटा बॉन्डिंग 2/2, ये बेटा -1 हो गया। तो देख लो, और कौन सा बचा? फोर्थ। अब इस पे देखो बेटा 6, सॉरी नाइट्रोजन है 5, बॉन्डिंग सॉरी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नॉन बॉन्डिंग बेटा 0। ठीक, नॉन बॉन्डिंग 0 हो गया। फिर देखिए बेटा ये बॉन्डिंग कितने हैं 8, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये बेटा +1 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ बेटा? फर्स्ट पे -1, सेकेंड पे आपका 0, थर्ड पे 0, आंसर हो गया बेटा थर्ड। फिर देखिए CH3Br प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, किसकी बात कर रहा बेटा? SN2 की। ठीक, SN2 में आपसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ दिस रिएक्शन फॉर गिवन न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन बेटा न्यूक्लियोफाइल कितना अवेलेबल है इस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन देने की पावर कितनी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा। देखो इसमें बेटा 2 हैलोजन है, आप सबने पढ़ा होगा हैलोजन में बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर I- Br-, फिर बेटा Cl-, फिर बेटा F-। ऐसा क्यों होता है? सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण। सॉल्वेशन इफेक्ट, इसका बेटा सॉल्वेशन क्या होता है? मैक्सिमम, सॉल्वेशन मैक्सिमम। तो बेटा ये अवेलेबल नहीं होता इलेक्ट्रॉन देने के लिए, न्यूक्लियोफाइल का काम करने के लिए। ठीक है ना? तो बेटा सबसे ज़्यादा अगर देखो I- और F- में देखोगे तो I- F- हो गया। ठीक, तो देखो बेटा I- बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब जरा देखो इसमें ये आपका C6H5O- है और यहाँ पर बेटा C2H5O- है। अगर इसमें आप बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो बेटा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और चूंकि बेटा इसका निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा, देने के लिए कम अवेलेबल है, यहाँ बेटा कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यही बेटा किसका होगा? बेसिक स्ट्रेंथ, यही बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। तो देखो इन दोनों में ज़्यादा बेटर डोनर कौन है? इथॉक्साइड आयन। तो वो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ? सबसे इजीली बेटा कौन देगा? I- न्यूक्लियोफिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर इन दोनों में देखोगे बेटा इथॉक्साइड आयन बेटा सबसे ज़्यादा है, फिर बेटा फिनॉक्साइड आयन है, और फ्लोराइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, क्योंकि इसमें बेटा सॉल्वेशन बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? I-, इथॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन और बेटा F-। फिर से देखिए हैलोजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेटा ये होता है ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। F- का सॉल्वेशन बेटा सबसे ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम। I- का सॉल्वेशन कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि F- का साइज सबसे छोटा, I- का साइज सबसे बड़ा। अब इन दोनों में बेटा इथॉक्साइड आयन का निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा, तो यहाँ बेटा अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पर बेटा ज़्यादा है। तो ये आपका
ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेटा इससे ज़्यादा, तो ओवरऑल ऑर्डर बेटा ये हो गया। अगला देखिए बेटा, कंपेयर रेट ऑफ SN1। रेट ऑफ SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो चारों का कार्बोकेटायन बना दो। देखो ये दोनों बेटा क्या है, ब्रिज वाले कार्बन है, ब्रिज वाले कंपाउंड है, ब्रिज हेडेड ब्रिज हेडेड का, अब पहले देखो ब्रिज हेडेड कार्बोकेटायन बेटा बहुत बहुत कम स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बेटा कार्बोकेटायन जनरली क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, इनमें बेटा प्लेनरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों बेटा बहुत कम स्टेबल। तो पहले इन दोनों की बात करें तो यहां देखो 3 बेंजीन रिंग है, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन है, यहां पर 2 बेंजीन रिंग है और बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अनडाउटली R इज मोर स्टेबल देन S, R इज मोर स्टेबल देन S, ठीक है। R वाला बेटा ज्यादा स्टेबल है। अब जरा इन दोनों में देखो, इन दोनों में बेटा इस वाले में प्लेनर करेक्टर बेटा ज्यादा होता है, ठीक, जिसके कारण इसके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो ये वाला कार्बोकेटायन बेटा इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका P है, ये बेटा Q है, तो इसके बाद क्या होगा P, इसके बाद क्या होगा Q। पहली बात याद रखो, ब्रिज हेडेड कार्बोकेटायन बेटा लीस्ट स्टेबल होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि बेटा उसमें प्लेनरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। फिर देखो अब ये दोनों ब्रिज हेडेड है, तो इसमें बेटा क्या है, इस वाले में क्या है, थोड़ा प्लेनरिटी बेटा ज्यादा है, ठीक है। इसमें बेटा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ग्रेटर फ्लेक्स, इसके कंपैरिजन इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्रेटर प्लेनरिटी है, मिनिमम एनर्जी है, इसलिए स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा। तो आंसर बेटा देखो कौन हो गया, RSPQ, RSPQ 77 का बेटा सेकेंड। अब जरा देखिए 78, क्लोरोफॉर्म बेटा इससे करोगे तो आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और एक पैरा। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें बेटा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, आर्थो, और माइनर प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, पैरा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट, तो देखो पहला बेटा करेक्ट है, मेजर प्रोडक्ट इज आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट पैरा सब्स्टिट्यूटेड, बेटा सही है स्टेटमेंट। आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैन बी सेपरेट। अब देखो बेटा इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बेटा क्या है, स्टीम वोलेटाइल है। ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है, तो जब इसमें स्टीम मिक्सचर में पास करेंगे तो स्टीम के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों को आप स्टीम वोलेटाइल, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 78 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 78 का बेटा फर्स्ट। अब चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 79। सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरेटेटिव, अपॉन बाय हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लेवियोरेटेटिव। बेटा सही है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, देख लीजिए जरा, एनसीईआरटी की लाइन एकदम पूछी गई है। देखिए सुक्रोज वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इन सुक्रोज विच हैज हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। तो देखो ये तो सबको मालूम है, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। These two monosaccharides are held together by glycoside linkage C12 alpha D glucose C2 beta D glucose। ठीक, यहां तक तो सब चीज। अब यहाँ आइए, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरेटेटिव, यही स्टेटमेंट, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरेटेटिव ग्लूकोज एंड लेवियोरेटेटिव ग्लूकोज। अब देखो जरा, सिंस द लेवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज का जो लेवोरोटेशन है बेटा बहुत ज्यादा है, मोर देन डेक्स्ट्रोरेटेशन ऑफ ग्लूकोज,
जबकि आपके वहां सेकेंड स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ। तो मिक्सचर बेटा आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है, लिबोरेटरी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बीइंग अबाउट चेंज इन द साइन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिबियो। अब जरा देखिए, जरा अपने क्वेश्चन को आइए, देखिए क्या लिखा है, सुक्रोज इज डेक्स्टोरेटिव अपॉन बाय हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लेबोरेटिव, बिल्कुल सही है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहां तक सही है। सच दैट द लीवो रोटेशन ग्लूकोज इज मोर देन डेक्स्टोरेटिव फ्रक्टोज, गलत, ठीक है ना। लीवो रोटेशन ऑफ सुक्रोज होना चाहिए था, लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्टो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। पहली बात बेटा, यहां पर सुक्रोज होना चाहिए, सॉरी फ्रक्टोज होना चाहिए था। लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ये गलत है, यहां फ्रक्टोज होना चाहिए था। इज मोर देन डेक्स्टो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए था, ये यहां पर होना चाहिए था, ये यहां पर। आप देखो जरा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये देखिए क्या लिखा है, सीन्स द, देखिए आपका पहला स्टेटमेंट यहां से उठाया गया है, सुक्रोज इज द डेक्स्टोरेटेटिव बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्टोरेटेटरी ग्लूकोज एंड लेवियोरेटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है ना। सिंस द लेवियोरेटेशन ऑफ फ्रक्टोज, देखो बेटा -92.4 है, मोर देन डेक्स्टोरेटेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ओवरऑल बेटा क्या हो माइनस, तो मिक्सचर बेटा क्या हो जाता है, लेवियोरेटेट। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है और ये वैल्यू के हिसाब से बेटा सेकेंड वाला बेटा गलत है। तो फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन होता है, ठीक है ना, और ग्लूकोज का डेक्स्टो रोटेशन होता है। लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्टो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ओवरऑल बेटा क्या होता है, लेवियोरेटेटरी होता है, ठीक है भाई। 80 देखिए बेटा, ये आपका साइक्लो, अब आप जरा देखिए बेटा, दोनों बेटा साइक्लो कंपाउंड है, एक आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है और दूसरा बेटा आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अब जरा देखो बेटा, इस पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है, sp2, इस पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, यहां पर कार्बन बेटा मोर इलेक्ट्रो, sp2 वाला बेटा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक। अब देखो बेटा, Cl इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, Cl पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, इस पर भी कैसा आएगा, माइनस, इस पर बेटा कैसा होगा, प्लस, इस पर बेटा कैसा होगा, प्लस, इस वाले पर। अब जरा देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, Q हैज मोर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन देन P, गलत है बेटा। यहां पर देखो, यहां पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहां पर Cl जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड का बेटा Cl की ओर ज्यादा झुकेगा, तो बेटा इस Cl पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस पे बेटा कम होगा, तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत है। Q हैज मोर पार्शियल ऑन क्लोरीन एटम, नहीं, P पर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। Q हैज मोर डाइपोल मोमेंट, गलत, डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है, म्यू बराबर Q इंटू डी। अब P में देखो बेटा चार्ज भी ज्यादा है, यहां देखो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, यहां बेटा बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण, और यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक। तो बेटा डाइपोल मोमेंट किससे डिसाइड होता है, Q और D से। P का बेटा Q भी ज्यादा है, D भी ज्यादा है, तो P का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, गलत। इन Q CCl बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिल्कुल सही है, सबने पढ़ा होगा। इन Q Cl एज अटैच टू Sb हाइब्रिडाइज कार्बन, सही है, बट इन P ये भी सही है, देखो ये sp2 है, sp3 पहले ही बता दिया। इन Q CCl बॉन्ड लेंथ इज मोर ना, CCl बॉन्ड लेंथ बेटा Q में बेटा कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा बेटा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला बेटा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर बेटा 80 का क्या हो गया, सेकंड,
80 इज सेकेंड। अब जरा देखिए 81, when sodium fusion extract of an organic compound was treated with chloroform, the violet color, violet color से बेटा क्या पता चला, किसके बारे में बात कर रहा, आयोडाइड आयन के बारे में, यानी आयोडीन का, यानी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन है। अब बेटा कह रहा, तो इन्होंने फिर क्या पूछा, आयोडीन की परसेंटेज पूछी। परसेंटेज ऑफ आयोडीन बेटा क्या होता है, आयोडीन की परसेंटेज का फार्मूला 127 अपॉन AgBr 235। वेट ऑफ ऑर्गेनिक, वेट ऑफ AgI बेटा कितना होगा, सिल्वर एलाइड बेटा पॉइंट, यहां पर सिल्वर एलाइड क्या होगा, AgI कितना होगा बेटा, कितना दिया है 0.12, और नीचे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है बेटा 0.15 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, 127 अपॉन 235 इंटू 0.12 अपॉन 0.15 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 81 का आपका आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट 43.23। क्लियर। देखो बेटा इन्होंने बोला वॉयलेट कलर, यहां से क्या पता चला, आयोडीन की बात कर रहा है, यानी डाटा किसका दिया है, आयोडीन की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगा ही हो गया। फिर देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिलेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और मोल फ्रैक्शन। तो बेटा हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बराबर KH ऑफ CO2 इंटू बेटा क्या होगा X ऑफ CO2। अब दोनों तरफ बेटा लॉग ले लो, तो लॉग PCO2 इक्वल टू क्या होगा, लॉग KHCO2 प्लस लॉग XCO2। तो ये बेटा क्या है, y बराबर C प्लस MX है, C प्लस MX। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन लॉग में क्या शो कर रहे, स्ट्रेट लाइन, बट बेटा ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, इंटरसेप्ट बेटा है। तो देखो इंटरसेप्ट बेटा, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव स्लोप है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, लॉग KHCO2। अगला देखिए बेटा, KH for ideal dilute solution does not change with varying concentration of solute। KH बेटा सल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। KH बेटा डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, और बेटा टेम्परेचर पे। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे KH बेटा डिपेंड नहीं करता। तो ये बेटा आपका पहला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। KH फॉर सॉल्यूशन हैविंग सेम गैस सॉल्यूट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्ट, गलत। KH बेटा डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, ये कह रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिपेंड नहीं करता, गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर सेकेंड। फिर देखिए, फॉर एन आइडियल गैस वॉल्यूम इज मेड 8 टाइम्स। वॉल्यूम को बेटा 8 गुना कर दिया, टेम्परेचर को 4 गुना घटा दिया, वॉल्यूम बेटा 8 टाइम्स इंक्रीज है यहाँ पे, और इसको बेटा 4 टाइम बेटा डिक्रीज किया। हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, सेलेक्ट द करेक्ट। गैस का नाम पूछ रहा बेटा, ठीक है ना। तो देखो हीट एक्सचेंज बेटा 0 है, क्यों 0 है, इसका मतलब बेटा प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक में इक्वेशन क्या होती है, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी T1 अपॉन T2 इक्वल टू बेटा क्या होगा, V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1। सॉल्व करो, T1 डिक्रीज टेम्परेचर में, T1 बेटा अगर T है मान लो, तो T2 बेटा T/4 है, और यहां पर बेटा V2 क्या है, 8 टाइम्स है,
8v/v कर लो, गामा -1, तो ये बेटा आपका कितना आया 4, और ये बेटा कितना आया 8 की पावर गामा -1, इसको बेटा क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख लो, इधर बेटा 2 की पावर 3 गामा -1, तो पावर बेटा कंपेयर कर लो, तो गामा -1 बराबर बेटा क्या है 2/3, तो गामा बेटा 2/3 प्लस 1 हो गया, ये बेटा क्या आ गया 5/3, 5/3 किसके लिए होता है मोनो एटॉमिक के लिए, और मोनो एटॉमिक बेटा गैस इसमें कौन सी है बेटा हीलियम। तो 84 का बेटा सेकेंड, 84 सेकेंड। अगला देखिए बेटा 85, फाइंड टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट आर इक्वल टू फॉर द फॉलोइंग। कुछ नहीं है बेटा, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 10 की पावर 4 ई की पावर -24,000/t इक्वल टू बेटा क्या कर दो 10 की पावर 16 ई की पावर -30,000/t। तो देखो बेटा इसको जरा इधर ले आओ, इधर ले जाओ इसको, तो ये बेटा 100 हो गया, इसको कैंसिल करो 100 हो गया, और इसको इधर बेटा नीचे लाओगे ऊपर ले जाओगे तो ई की पावर बेटा 6000/t हो जाएगा। अब जरा दोनों तरफ लॉग ले लो 6000/t, ln e इक्वल टू ln 100 हो गया। ठीक है बेटा, ln 100 की वैल्यू क्या होगी 2.303 log 100 2.303 इंटू 2 हो गया बेटा, और इसकी वैल्यू बेटा 6000/t। इसको बेटा क्या लिख सकते हो इंटू 2.303 log 10e, या 1 मिनट, इसकी वैल्यू तो बेटा वैसे ही 1 हो गई, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो बेटा क्या आ गया t इक्वल टू क्या आ गया 6000 अपॉन 2.303 इंटू 2। अब इसको बेटा सॉल्व करो तो t बराबर 6000/2 का गुणा करो 4.606। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 1303 केल्विन आ जाएगा। कुछ नहीं, केवल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। दोनों के बराबर कर दिया, 10 की पावर कैंसिल की तो इधर 100 बचा, इसको इधर लाए तो पावर प्लस हो गया, दोनों तरफ बेटा ln का लॉग ले लिया, कंप्लीट हो गया। आंसर फर्स्ट। फिर देखिए बेटा इन ए सेल रिएक्शन, इसका बेटा अगर आप देखो, आप सबने पढ़ा होगा हायर इज द वैल्यू ऑफ Q लोअर विल बी EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब जरा देखो इसके Q का फॉर्मूला क्या होगा, Zn डबल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अब जरा देखो बेटा आप कर क्या रहे हो, H2SO4 ऐड कर रहे हो, H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस बढ़ेगा तो Q घटेगा, Q घटेगा तो E सेल बेटा क्या होगा बढ़ जाएगा, और रिएक्शन बेटा किधर जाएगी फॉरवर्ड। और वैसे भी आपने ली चैटलियर में पढ़ रखा है, रिएक्टेंट ऐड करने पे रिएक्शन किधर जाएगी फॉरवर्ड, H प्लस ऐड करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी तो EMF बेटा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ई सेल एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट। ये एक सिंपल फंडा याद रखो, हायर इज द वैल्यू ऑफ Q लोअर विल बी EMF ऑफ सेल। जब भी कंपैरिजन करना हो Q का फॉर्मूला लिखो, फिर देखो आपके कंसंट्रेशन चेंज होने पर अगर Q बढ़ रहा है तो E सेल घटेगा, Q घट रहा है तो E सेल बढ़ेगा, और जब E सेल बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और E सेल घटेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगला देखिए
1 ग्राम मेटल M डबल प्लस वॉज डिस्चार्ज बाय द पासेज ऑफ 1.2 इंटू, जरा चार्ज निकाल लो, 1.2 इंटू 10 की पावर 22, इतने इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्यू बेटा फैराडे में कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से बेटा डिवाइड कर दो। 100 से जब गुणा कर दोगे तो ये आपका, ये सब कैंसिल होके बेटा कितना आएगा, 1/100 आ जाएगा, नहीं 2/100 आएगा। ये बेटा कितना हुआ, 0.02 फैराडे हो गया। अब फैराडे फर्स्ट लॉ में आओ, W अपॉन E बराबर Q अपॉन F। W बेटा 1 ग्राम दिया है, एटॉमिक वेट बेटा पूछ रहा, मान लो A है, तो इक्विवेलेंट वेट बेटा कितना हुआ, A/2। क्यों, M+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में। इक्वल टू Q बेटा क्या है, 0.02 F अपॉन F। F बेटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, 2 अपॉन A बराबर 0.02 अपॉन 1 हो गया। तो A बेटा कितना आ गया, 2 अपॉन 0.02। सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 100। तो आंसर बेटा 87 का थर्ड। अब जरा देखो 88, ये तो सबको रटा आ गया बेटा। HOAC का मतलब क्या है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिस्टेड अबव एट। ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सही प्रिंट नहीं है, इन्होंने HOAC का पूछा है। HOAC का मतलब एसिटिक एसिड का पूछा है, और एसिटिक एसिड बेटा कैसे पता चलेगा, आपको एसीटेट आयन चाहिए तो सोडियम एसीटेट ले लो, HCl को जोड़ दो, NaCl को घटा दो, और ये सब करने पे सबको आंसर रटा होगा 390 के आसपास आता है। तो देखो KCl का यहाँ कोई यूज नहीं है, KNO3 का यूज नहीं, यही तीनों का यूज है। तो आपको करना क्या बेटा, इन दोनों को जोड़ देना है और इनको बेटा आपको घटा देना है, ठीक। तो आंसर 390 आ जाएगा, सबको रटा होगा, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एसिटिक एसिड विथ KMnO4। बेटा देखो, KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा, इससे COOH, इससे बेटा एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसका करोगे तो बेटा 2 मोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसका करोगे तो बेटा 2 मोल, यहां ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, 2 मोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये बेटा प्रोपाइन है, सॉरी ब्यूटाइन 2 है, ठीक। अब जरा इसको देखो, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेटा फॉर्मिक एसिड, फिर बेटा CO2 एंड वाटर, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इससे बेटा आपको एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा। 89 का 4 हो गया। 90 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिपेयर ऑक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से कराते फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बेटा आपका एसिड बनेगा, इसमें बन जाएगा RCN। देखो ये बेटा स्टीफान रिडक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट बेटा एसिड नहीं होगा, एल्डिहाइड होगा। तो यही बेटा आपका आंसर है। फिर देखो एल्काइल बेंजीन, चाहे जितने कार्बन की हो बेटा, हमेशा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और देखो यहाँ पर ये जॉन्स रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल को बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। CH3 CH2 का होल 8 COOH। तो बेटा सेकंड स्टीफान रिडक्शन, इसमें एल्डिहाइड बनेगा, तो आंसर आपका हो गया सेकंड। तो देखिए बेटा, ये आज के FST का डिस्कशन था। पहले बेटा संजीव सर ने किया, फिर हमने किया। उम्मीद करते हैं कि हम दोनों लोगों के डिस्कशन से इस पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी बेटा, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।